बिलासपुर गांव में शंकर नाम का एक किसान रहा करता। शंकर अपने गांव के जमींदार की खेत में खेती करके अच्छा खासा कमा और खा रहा था। एक रोज शंकर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। शंकर की पत्नी लीला अपने पति शंकर को देखकर कहती है, अरे सुनिए जी, आज आपकी ना तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो आज ऐसा करिए, आप काम पर मत जाइए। काम पर तो मैं ना जाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो घर पर जमींदार जी नहीं है और जमींदार जी किसी की मजबूरी समझते नहीं। आप आराम कीजिए, मैं जमींदार जी को बोलकर आती हूँ कि आज आप काम पर नहीं आ सकते। जरा संभल कर जाना लीला, मुझे जमींदारनी जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें किसी से बात करने तक की तमीज नहीं है। शंकर की तबीयत खराब होने की वजह से लीला जमींदारनी जी के घर पहुंचती है और देखती है कि जमींदारनी गांव के ही हरिया को खरी खोटी सुना रही होती है। जितना तो तू काम नहीं करता उतना तो तू नुकसान कर देता है। तो ऐसा करते हैं, तेरे पूरे महीने की पगार काट लेती हूँ, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी, जब 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। जमींदारनी जी प्रणाम। वो क्या है ना? अरे लीला, तू क्यों आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में काम क्या तू करेगी? अरे वो मैं आपसे ना ये कहने आई कि आज ना वो काम पर नहीं आ सकते, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अगर तेरे पति की तबीयत खराब है तो खेत में काम क्या तेरा बाप करने आएगा? तुझे पता है आज खेत में काम कितना है? जी जमींदार जी, आप तो जानती हैं कि कभी छुट्टी नहीं करते हैं वो, लेकिन आज उनकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तेरा पति आज काम पर नहीं आएगा तो उसे कह देना कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। जब काम पर आने की जरूरत होती है तो उसे बीमारियां हो जाती है। अरे जमींदारनी जी, मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बीमारी का रोना बंद कर और जा यहाँ से। लीला उदास होकर वहाँ से घर आती है और घर के काम करने लगती है। तभी शंकर लीला से पूछता है, अरे लीला, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? जमींदारनी जी ने क्या कहा? अरे उन्होंने मुझे तो बिना बात के ही सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो आप काम पर चले जाइएगा। अगले दिन शंकर थोड़ा सा ठीक महसूस करता है तो वो घर से खाना पीना खाकर खेत जाने के लिए निकल जाता है। कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने तुझे खेत में आने से मना किया था? कल सच में मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी जमींदारनी जी, लेकिन अब थोड़ा सही लग रहा है तो मैं खेतों में काम करने आ गया। अगर मैं आपके खेतों में काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, खेत पर ध्यान दे और काम कर जल्दी जल्दी। शंकर पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद शाम में अपने काम का हिसाब देने जमींदार के पास पहुंचता है। उस वक्त जमींदारनी के घर में चोरी का हल्ला हो रहा था। अरे किसने मेरे पैसे चोरी कर लिए? ना जाने कौन आया था जो मेरे पैसे चोरी कर ले गया। पूरे 5,000 रख कर गई थी मैं अभी कुर्सी पर। अरे शंकर, तू यहाँ कब से खड़ा है? यही कोई 10 मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। लेकिन क्या हुआ जमींदारनी जी, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब चोर तू है। बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं तूने? तूने ही कुर्सी से पैसे उठाए हैं ना, चोर कहीं का। नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं तो बस अपने काम का हिसाब देने यहाँ आया था और यहाँ आकर देखा तो यहाँ हल्ला गुल्ला मच रहा था। अक्सर चोर यही कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। सच सच बताता है या चमड़ी उड़ेलवा लूं? मालकिन, मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं भला क्यों चोरी करूँगा? तेरे जैसों का कोई ईमान नहीं होता। तुम जैसे अपनी बीवी बच्चों की कस्में खा कर चोरी करते हो। नहीं जमींदारनी जी, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तू कितना सच कह रहा है। अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों को लेकर तो इस गांव से निकल जा शंकर, इससे पहले कि मैं तुझे अपने आदमी भेजकर इस गांव से निकलवा लूं। जमींदारनी जी, ऐसा जुल्म ना करिए आप हम पर, ये तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरी बात समझिए। मेरा फैसला अटल है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम पर अपना समय बर्बाद करूं। जमींदारनी शंकर की एक बात नहीं सुनती और उसे गांव से निकलवा देती है। अब शंकर अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने गांव बिलासपुर से सटे गांव उल्लासपुर पहुंचता है और वहां के जमींदार के पास जाता है। तुम लोग कौन हो? बताओ क्या काम है? मालिक, मैं बिलासपुर गांव का रहने वाला हूं, लेकिन वहां की जमींदारनी जी ने मुझे चोरी के इल्जाम में गांव से निकलवा दिया है।
पर मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान बिना चोरी साबित किए किसी को इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकता है? मुझे नहीं पता जमींदार जी, लेकिन मैं हमेशा से अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता आया हूँ। लेकिन आज मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर पूरे गांव वालों के सामने गांव से ही निकलवा दिया गया। कोई बात नहीं शंकर, लेकिन तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए जमीन दूंगा। बस तुम मेरे खेतों में काम करके अपने खाने और मुझे खिलाने इतना पैसे दे दिया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इस बुरे समय में आपने मेरा साथ दिया। मैं आपका ये बड़प्पन और एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी मालिक, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं और ये हम दोनों ही खेतों में मन लगाकर काम करेंगे और अभी निराश होने का मौका नहीं देंगे आपको। शंकर और लीला के साथ उनके बच्चों को उनके ही गांव से निकाल दिए जाने के बाद उल्लासपुर गांव के जमींदार काफी अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। उन्हें रहने के लिए घर देते हैं और काम करने के लिए खेतों में काम भी देते हैं। वहीं जमींदार ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि शंकर के साथ साथ उसकी पत्नी भी काफी मेहनती है। शंकर, तुम काफी मेहनती हो और पैसों का मोल भी काफी अच्छे से जानते हो। तुमने अपने परिवार को कभी दुखी नहीं होने दिया है और मैं माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने आई हूँ। ये आवाज कैसी? लगता है मैं रात में इन आलू के बोरियों को भरते भरते सो गया था। मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है। नहीं शंकर, तुम नींद में नहीं हो और ना ही तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा है। मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें दिख तो नहीं सकती, लेकिन मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुँच रही है। मांगो, क्या मांगते हो? कौन माँ लक्ष्मी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ लक्ष्मी, अगर आप मुझसे वरदान ही देना चाहती हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कभी निराश ना रहूं और मैं अपनी सब्जियों की खेती में बिना सीजन की सब्जी उगा पाऊं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब अगली सुबह के साथ ही शंकर रात वाली बात को याद कर रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और यही सोचता हुआ खेतों में पहुँचता है। लेकिन वो खेत पहुँचकर जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके खेतों में हर तरह की सब्जियां लगी थी और सारी सब्जियां अच्छी और ताजी थी। इसका मतलब कि रात में जो आवाज मैंने सुनी वो कोई भ्रम या फिर कोई सपना नहीं था। क्या सच में वो आवाज माँ लक्ष्मी की थी? जो भी हो, लेकिन ये सब देखकर मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे शंकर, क्या बात है? आजकल तुम खुद से ही बातें करने लगे हो। और ये क्या, तुमने मेरे खेत में ये तरह तरह की सब्जियां लगा दी? अरे वाह शंकर, ये तो बड़े ही कमाल की बात है। अरे वाह। जी मालिक, मैंने सोचा जो सब्जी इस सीजन नहीं मिलती उसे भी बोकर देखा जाए, और देखिए नतीजा, कितने हरे भरे और रंग बिरंगी सब्जियां खेतों में उगाई है। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया शंकर। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास ही रहोगे। इन सब्जियों का रेट पता भी है तुम्हें क्या चल रहा है मंडी में? जो सब्जी अभी तक इस सीजन में मिलेगी भी नहीं, वो सब मेरे खेतों में दिख रही है। ये मेरे मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ। भले ही जमींदारनी जी ने मुझे गलत ठहराया हो, लेकिन भगवान ने मुझे कभी गलत नहीं ठहराया। अरे क्या सोच रहा है शंकर? अब सब्जियां तोड़कर मंडी में ले जाओ। आज तो मंडी में हमारी सब्जियां सबसे महंगी बिकेगी। जी मालिक, आप जैसा कहो। मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ मंडी चलिए, हम साथ चलकर सब्जियां बेचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब्जियों का भाव तय करूँगा और तुम सब्जियां बेचना। अब जमींदार और शंकर बाजार में तरह तरह की सब्जियां लेकर पहुँचते हैं, जो इस सीजन में मिल भी नहीं रही थी। सभी लोग शंकर की लाई सब्जियां देखकर हैरान थे। देख रहे हो शंकर, लोग हमें कितनी हैरानी से देख रहे हैं। लोगों को क्या पता ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हाँ जमींदार जी, ये सब्जी तो बिल्कुल किसी जादू से कम नहीं लग रहे, और लोगों के लिए भी बिना सीजन की सब्जियां हैरानी की बात है। देखते ही देखते कुछ समय में शंकर की सारी सब्जियां बिक जाती है और जमींदार जी को महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाती है, जिसमें से आधे पैसे वो शंकर को देते हुए कहते हैं, शंकर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई, इसमें से मैं ज्यादा पैसे नहीं रखना चाहता। मैं बस अपने मुनाफे के हिस्से जितना ही पैसा रखूंगा। मालिक, आपका मुझ पर बहुत उपकार है, और फिर आप दिल के बहुत अच्छे भी तो हैं, तो भला आपके साथ अच्छा कैसे ना होता।
उस दिन के बाद से साल में 12 महीने जमींदार जी के खेत में हर सीजन की सब्जियां मिलती थी और दूर दूर से लोग जमींदार जी से अच्छे खासे भाव पर सब्जियां खरीदने आया करते और जमींदार जी को उससे काफी अच्छी कमाई होती और शंकर भी धीरे धीरे काफी अच्छा पैसा कमाकर अपने परिवार को संभालने लगता है। सियालपुर गांव एक बेहद छोटा सा गांव था जहां कुछ ही परिवार रहा करते। इस गांव में हमेशा लोगों में एकता देखी जाती थी। सभी मिलजुल कर रहना पसंद करती। एक रोज की बात है जब गांव में अचार बेचने वाली मनोरमा अचार बना रही होती है, तभी उसके पास गांव का रामू आता है। अरे मनोरमा बहन, एक डब्बा अचार दे दो। आज तो मालिक ने पैसे नहीं दिए हैं, आपके अचार से ही काम चल जाएगा। अरे याद है ना, पिछले पैसे भी बाकी हैं अचार के और आज के अचार का पैसा भी हो गया। मैं वैसे तो ज्यादा उधारी नहीं करती हूँ पर हाँ, याद है मनोरमा बहन, पूरे गांव में तुम ही तो हो जो इतना अच्छा और सस्ता अचार बेचती हो और हम जैसे गरीब लोगों का अचार पर ही गुजारा हो जाता है। इस गांव से ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग मेरे अचार का स्वाद लेने आते हैं। आखिर मेरे अचार में है ही इतना स्वाद। गांव की मनोरमा अचार का काम करती थी और बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया करती। मनोरमा के पास आम के, नींबू के, कटहल के, गाजर के, मिर्च के हर तरह के अचार मिलते थे और मनोरमा सब्जियों के भी अचार बनाया करती जिन्हें लोग चटकारी लेकर खाया करते। अचार में ऐसा स्वाद था कि खाने वाला दोबारा अचार लेने जरूर आता। वहीं मनोरमा के अचार का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। ओहो, लगता है कुछ दिन रातों में जागकर अचार बनाने होंगे। आजकल तो अचार खुद के लिए भी नहीं बचते हैं। अरे मनोरमा भाभी, एक डिब्बी अचार दे दो। तुम्हारे हाथ का अचार पिताजी को इतना पसंद आता है कि वो तो अचार के बिना खाना ही नहीं खाते। अरे पार्वती, मेरे अचार में है ही इतना स्वाद। ये तो बस हाथों का जादू है जो लोग मेरे बने हुए अचार की तरफ खींचे चले आते हैं। सच में मनोरमा भाभी, पूरे गांव में सिर्फ आपकी अचार की ही चर्चा होती है। वैसे कभी मुझे भी तो सिखाओ कि आप अचार बनाती कैसे हो, इतनी स्वादिष्ट अचार। हाँ पार्वती, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे समय ही नहीं मिलता। यही सब करते हुए दिन निकल जाता है। मनोरमा के अचार की दूर दूर तक चर्चा थी, लेकिन एक रोज रामू देर शाम काम से लौटता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है और जब रामू अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछता है तो शीला कहती है, अजी क्या बताऊं, बच्चों को अचार रोटी खाने को दी थी, खाने के बाद ही उल्टियां 10 लग गई हैं। थोड़ी देर पहले ही उनके लिए दवा लेकर आई हूँ। हाथ पर पैसे भी नहीं थे, वो तो पार्वती से पैसे उधार मांगे हैं मैंने। ये क्या कह रही हो तुम? आज तक तो मनोरमा बहन के अचार से किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम बच्चों का ध्यान रखो। मैं अभी मनोरमा बहन से पूछ कर आता हूँ कि आखिर उन्होंने अचार में ऐसा क्या डाला जो बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इतना कहकर रामू मनोरमा के घर पहुँचता है। वहाँ पहले से 2-4 लोग और मौजूद थे, उसमें पार्वती भी होती है। अरे मनोरमा भाभी, जब ये लोग कह रहे हैं कि आपके अचार में कोई खराबी है तो आप मानती क्यों नहीं? अभी अभी मैं भी अपने पिताजी को दवाई दिलवा कर आई हूँ। आपके अचार खाने के बाद ही उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई थी। पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, उन्हें उल्टी दस्त लगी हुई है। अरे देखो, ऐसा है, आज तक कभी भी मेरे अचार से कोई भी शिकायत नहीं आई है, तो भला मैं कैसे मान लूं कि मेरे अचार में कोई नुस्ख है? जरूर बच्चों ने कुछ खा लिया होगा। मनोरमा भाभी, कोई एक जन अगर आपको ये कहने आता कि उनके परिवार के लोगों को आपके अचार खाने से उल्टी दस्त लग गए हैं तो आप नहीं मानती, तो भी समझ आता। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग आपके अचार की शिकायत लेकर आए हैं। मेरे अचार का दूर दूर तक नाम है। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन अब मुझे लगने लगा है मेरे गांव के लोग ही मेरी तरक्की से चलने लगे हैं। अरे नहीं मनोरमा बहन, हम गांव के लोग तो कभी किसी से बैर नहीं रखते, ना ही कभी किसी का बुरा चाहते हैं, तो भला आपका बुरा क्यों चाहेंगे? मनोरमा भाभी, अगर ऐसा ही रहा तो हम गांव के लोग आपसे अचार लेने नहीं आया करेंगे। अरे पार्वती, धमकी किसको देती है? अगर तू मेरा अचार लेने नहीं आएगी तो मेरा क्या अचार बिकना बंद हो जाएगा? मेरे अचार का दूर दूर तक के गांवों में नाम है। पार्वती इतना सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और घर जाते हुए रामू से कहती है, रामू भैया, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए
और जो बचा हुआ अचार है उसे फेंक दीजिए। लेकिन पार्वती, ये तो गलत है ना। मनोरमा अपनी गलती मान ही नहीं रही। आप अभी बेफिक्र होकर घर जाइए, इसका समाधान मैं निकालती हूँ। पार्वती के पिता और रामू के बच्चों के साथ साथ गांव के और भी लोगों की मनोरमा के अचार खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन मनोरमा अपने अचार की गलती ही नहीं मानती। अब देर रात पार्वती मनोरमा पर नजर रखती है। आज मैं मनोरमा भाभी का सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी। अक्सर वो रात में ही अचार बनाती हैं। आज तो देखना पड़ेगा कि वो अचार कैसे बनाती हैं। पार्वती छुपते छुपाते मनोरमा पर नजर रखी हुई थी। मनोरमा थैला लिए खेतों की तरफ जाती है और पार्वती छुपते छुपाते उसका पीछा करती है। ओहो, सड़ी गली सब्जियों ही से ही तो मेरा अचार बनता है। मूर्ख गांव वालों को क्या पता कि यही अचार उन्हें इतना पसंद आता है कि वो मेरे अचार की तारीफ कर कर के थक जाते हैं। मनोरमा सब्जी तोड़ते हुए खुद से बोलती है, जिसे पार्वती भी देख रही थी। अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही गांव में पंचायत बैठाई जाती है, जहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। उसमें मनोरमा, रामू, शीला, पार्वती भी शामिल थे। तो सभी गांव वाले यहाँ मौजूद है। ये पंचायत पार्वती ने बिठाई है। पार्वती का कहना है कि मनोरमा के अचार से गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अरे सरपंच जी, अचार चखा जाता है, ना कि दाल चावल की तरह खाया जाता है। गांव के लोग तो एक डिब्बा अचार का एक दिन में खा जाते हैं। अब बताइए, ऐसे में उनकी तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। बात तो मनोरमा की ठीक है, अचार तो चखा जाता है। भला खाने की तरह अचार क्यों खा रहे हो आप लोग? देखिए सरपंच जी, हम अचार जैसे भी खाएं, लेकिन पचा जरूर लेते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से मनोरमा भाभी के अचार में शिकायत आ रही है और वो अपनी गलतियों को मान भी नहीं रही हैं। मनोरमा, जब तुम्हारे अचार में शिकायत आ रही है तो तुम अपनी गलतियों को मानती क्यों नहीं? अरे सरपंच जी, अभी तो कहाँ इन लोगों को अचार चखना नहीं आता। सरपंच जी, मनोरमा भाभी तो अपनी गलती मानने से रही। मैं सभी गांव वालों को और आपको बताना चाहती हूँ कि मनोरमा भाभी जिन सब्जियों से अचार बनाती हैं, वो सड़ी गली और कीड़े लगे हुए होते हैं। मनोरमा, पार्वती जो कह रही है वो सच है। अरे नहीं नहीं, भला मैं गांव के लोगों के लिए सड़े गले सब्जियों से अचार क्यों बनाऊंगी? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। ठीक है, फिर हमें अभी के अभी मनोरमा भाभी के घर चलना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किन सब्जियों से अचार बनाती हैं। इतना कहकर पार्वती गांव के लोग और सरपंच के साथ मनोरमा के घर पहुंचती है। लेकिन मनोरमा गांव वालों को घर में जाने ही नहीं दे रही थी। अरे ऐसे कैसे आप लोग मेरे घर आ सकते हैं? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर तुम गांव वालों को घर में नहीं आने देना चाहती हो तो घर में मैं और पार्वती जाएंगे। अब जैसे ही पार्वती और सरपंच जी घर में पहुंचते हैं तो वो घर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। सड़ी हुई सब्जियां, अचार की ढेरी जमीन पर रखी हुई थी। जगह जगह मक्खियां भिनभिना रही थी। ये सब कुछ देखकर सरपंच जी गाँव वालों से कहते हैं, आज पार्वती ने सभी गांव वालों की जान बचा ली है, क्योंकि मनोरमा सच में सड़ी गली सब्जियों से अचार बनाती है, साथ ही उन्हें बहुत गंदगी में रखकर बनाती है। तो आज से गांव का कोई भी व्यक्ति मनोरमा का अचार नहीं लेगा। और मनोरमा, तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें अब कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। मैं ताजी हरी सब्जियों से अचार बनाऊंगी और मैं बहुत सफाई से बनाऊंगी। नहीं नहीं, अब तुम्हारा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारे अंदर लालच बढ़ गया था, जिस वजह से तुम लोगों के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी थी। हाँ, तो तुम लोग भी तो कौन सा खुद के बारे में सोच रहे थे? मेरे अचार की ही तारीफ क्यों करते थे? तारीफ करने के बाद चटकारे तो लेकर ऐसे खाते थे जैसे सच में अचार कितना स्वादिष्ट हो। मैंने तो कभी अचार अपना छुआ तक नहीं था। उस दिन के बाद से मनोरमा का अचार गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदता और उसके अचार का धंधा चौपट हो जाता है। अब वो खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करने लगती है, क्योंकि अब लाख सफाई से अचार बना ले, लेकिन फिर भी उसका धंधा तो दोबारा चल ही नहीं सकता था।